आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, जिसने आप कह सकते हैं दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, उन्हें चिंता के बोझ से निकालकर खुलकर जीना सिखाया है। मैं बात कर रही हूँ डेल कार्नेगी की हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की। जी हाँ। हमारा इरादा है कि इस किताब से कुछ सबसे अहम, सबसे प्रैक्टिकल तरीके निकालें, शायद जिनसे हमें अपनी रोजमर्रा की जो उलझनें हैं उनसे निपटने में कुछ मदद मिले, जिंदगी को शायद एक नई नजर से देखने की प्रेरणा मिले। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब खुद भी मानती है कि हमारी असली समस्या जानकारी की कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, समस्या है उस जानकारी पर अमल ना करना। हम जानते तो बहुत कुछ हैं पर करते नहीं। कार्नेगी ने तो विज्ञान को भी कहा है कि वो सफल नुस्खों का संग्रह है। हाँ। और ये किताब भी असल में चिंता से लड़ने के लिए जो आजमाए हुए परखे हुए नुस्खे हैं उन्हीं का एक संग्रह है। मतलब कोई बहुत क्रांतिकारी नया सिद्धांत नहीं मिलेगा इसमें, पर वो भूली बिसरी सच्चाइयां मिलेंगी जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। जरा सोचिए, मेयो क्लिनिक के जो संस्थापक थे उन्होंने कहा था कि उनके अस्पताल के आधे से ज्यादा बिस्तर तो नर्वस यानी मानसिक तनाव और चिंता से जुड़ी बीमारियों से शिकार लोगों से भरे होते हैं। बिल्कुल। और सदियों पहले प्लेटो ने भी तो यही कहा था कि डॉक्टरों की सबसे बड़ी भूल क्या है कि वो मन का इलाज किए बिना शरीर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और आज का जो विज्ञान है जिसे हम साइकोसोमैटिक मेडिसिन कहते हैं, वो इसी बात की पुष्टि करता है। मन और शरीर ये जुड़े हुए हैं। लगातार चिंता, डर, निराशा, इस तरह की भावनाएं हमारे शरीर पर सीधा असर डालती हैं। किस तरह का असर? देखिए, ये हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, पेट के अल्सर, गठिया, थायराइड की समस्याएं, डायबिटीज, यहाँ तक कि मामूली सर्दी जुकाम का कारण भी बन सकती हैं। अरे बाप रे! और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कमजोर लोगों की बात हो, चिंता ने तो जनरल ग्रांट जैसे योद्धा को भी बीमार किया था। हेनरी मॉर्गनथाउ जूनियर, जो बड़े सरकारी अधिकारी थे, वो भी इसकी चपेट में आ गए थे। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब अगर चिंता इतनी नुकसानदेह है तो इससे बचे कैसे? किताब का एक बुनियादी सिद्धांत है अपने जीवन को डे टाइट कंपार्टमेंट में जीना। हाँ, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। ये सर विलियम ऑसलर, जो एक मशहूर डॉक्टर थे, उन्होंने इसकी प्रेरणा एक समुद्री जहाज से ली थी। जहाज में जैसे अलग अलग हिस्से होते हैं ना, जिसे पानी से बचाने के लिए बंद किया जा सकता है। जी हाँ, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। हाँ, तो चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। ऑसलर का इसे जीवन पर लागू करने का क्या मतलब था? इसका मतलब सीधा सा है, बीते हुए कल और आने वाले कल के दरवाजे बंद कर दो। अच्छा। सिर्फ आज में जियो। ऑसलर का मानना था कि कल की चिंता करना या अतीत पर पछताते रहना, ये हमारी आज की जो ऊर्जा है उसे बर्बाद करता है। भविष्य की सबसे अच्छी तैयारी क्या है? यही है कि आज का काम पूरी लगन और पूरी क्षमता से किया जाए। उन्होंने अपने छात्रों से भी कहा था, अतीत को दफन होने दो। हाँ। और भविष्य आज है, बस आज के दिन पर ध्यान लगाओ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करना शायद उतना ही मुश्किल हो। किताब में एक सेल्समैन की कहानी भी है। हाँ है। जो कारोबार में नाकामी और कर्ज से इतना टूट गया था कि आत्महत्या करने का सोच रहा था। जी। लेकिन फिर उसने एक वाक्य पढ़ा, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया जीवन है। बस ये बात उसके दिल में उतर गई। उसने वो वाक्य अपनी कार के शीशे पर चिपका लिया और रोज सुबह खुद को याद दिलाया कि उसे बस आज का दिन जीना है। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई। बिल्कुल। और ऐसी एक और कहानी है एडवर्ड एस इवेंस की, वो भी यही दिखाती है। भारी कर्ज था, दोस्तों ने धोखा दिया और फिर एक गंभीर बीमारी हो गई। अच्छा। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब बस 2 हफ्ते बचे हैं। इस खबर के बाद इवांस ने एक अजीब सी शांति महसूस की। शांति? हाँ, उसने चिंता करना छोड़ दिया। मतलब अब क्या चिंता करना, और वो चैन की नींद सोया। और हुआ ये कि वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। कमाल है। हाँ, क्योंकि उसने लड़ना छोड़ दिया था, स्थिति को स्वीकार कर लिया और शरीर को आराम करने दिया। इसी सिद्धांत का निचोड़ आप देखें तो संस्कृत की एक पुरानी प्रार्थना है, सैल्यूटेशन टू द डॉन। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसमें भी यही कहा गया है, देखो इस दिन को, यही जीवन है। बीता कल बस एक सपना है, आने वाला कल एक कल्पना। पर आज को अच्छी तरह जी लो तो हर बीता कल एक सुखद सपना बन जाता है और हर आने वाला कल उम्मीद से भरा। वाह, ये आज में जीना तो ठीक है, लेकिन कई बार मुसीबतें इतनी बड़ी होती हैं कि भविष्य एकदम अंधकारमय लगता है। तब क्या करें? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। यहीं पर शायद विलिस एच कैरियर का जादुई फॉर्मूला काम आता है। कैरियर जिन्हें हम एयर कंडीशनिंग का जनक मानते हैं।
जी हाँ, फादर ऑफ एयर कंडीशनिंग। वो एक बार अपने करियर की शुरुआत में एक बड़े प्रोजेक्ट में पूरी तरह फंस गए थे। हाँ, उनकी कंपनी को लगभग $20,000 का भारी नुकसान होने का खतरा था और उस चिंता ने उनका सुख चैन सब छीन लिया था। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने ये 3 कदम उठाए और ये आप कह सकते हैं चिंता से निपटने का एक अचूक तरीका बन गया। ईमानदारी से सोचो कि सबसे बुरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। कैरी ने सोचा, ठीक है, मेरी नौकरी जा सकते हैं और कंपनी को $20,000 का नुकसान होगा। ठीक है। दूसरा कदम, उस सबसे बुरे नतीजे को मानसिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, एक्सेप्ट कर लो। हाँ, एक्सेप्ट कर लो। कैरी ने खुद से कहा, चलो ठीक है, नौकरी गई तो दूसरी ढूंढ लूंगा, कंपनी ये नुकसान रिसर्च के खर्चे में डाल देगी, वो सह सकती है। और जैसे ही उन्होंने इसे स्वीकार किया, उन्हें एक शांति मिली जो कई दिनों से गायब थी। हाँ, बोझ उतर गया होगा। बिल्कुल। और तीसरा कदम, अब शांति से उस सबसे बुरे नतीजे को सुधारने की कोशिश करो। जब कैरियर का दिमाग शांत हुआ, चिंता हटे, तो उन्होंने समस्या का फिर से विश्लेषण किया और उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने $5,000 के कुछ नए उपकरण लगाने का सुझाव दिया और नतीजा, वो $20,000 का नुकसान तो टला ही, उल्टे कंपनी को $15,000 का फायदा हुआ। अरे वाह, कमाल है। मतलब सबसे बुरे को स्वीकार करते ही दिमाग चिंता से मुक्त हो गया और समाधान खोजने में लग गया। बिल्कुल, वो पैनिक मोड से निकलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ गए। और इसी फॉर्मूले ने, मुझे याद है, अर्ल पी हेनी की भी जान बचाई थी, जिन्हें पेट के अल्सर थे और डॉक्टरों ने लगभग लाइलाज बता दिया था। हाँ बिल्कुल, हेनी ने तय किया कि भाई अगर मरना ही है तो चिंता में घुट घुट के क्यों मरे। सही बात है। उसने मौत को स्वीकार कर लिया, दुनिया घूमने निकल पड़ा, जो मन किया खाया, मजे किए, और हुआ ये कि चिंता छोड़ने और खुश रहने से उसका अल्सर ठीक हो गया, वो स्वस्थ होकर लौटा। ये तो वाकई जादू जैसा लगता है कि जैसे ही हम सबसे बुरे को स्वीकार करते हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचता है ना, और ये हमें आजाद कर देता है। फिर हम अपनी सारी ऊर्जा समस्या को हल करने में लगा सकते हैं। ये तो वे बड़े संकटों से निपटने के तरीके, लेकिन रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चिंताएं होती हैं वो भी तुम्हें परेशान करती रहती हैं, उनसे कैसे निपटा जाए? हाँ, वो भी कम नहीं होती। किताब इसके लिए चिंता का विश्लेषण करने पर जोर देती है और चिंता करने की आदत को तोड़ने पर। विश्लेषण कैसे? एक तरीका है गैलन लिचफील्ड का। उन्होंने 4 कदम बताए थे जिसे उन्होंने चीन में युद्ध और अनिश्चितता के माहौल में अपनी चिंता कम करने के लिए अपनाया था। क्या थे वो कदम? वो कहते हैं, 1, साफ साफ लिखें कि आप किस बात से चिंतित हैं। 2, लिखें कि आप इसके बारे में क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ऑप्शंस क्या हैं। 3, तय करें कि आप क्या करेंगे, एक फैसला लें। और 4, तुरंत उस फैसले पर अमल करना शुरू कर दें। अच्छा, लिखने से और फैसला करने से फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। ये लिखने और फैसला करने की प्रक्रिया ही चिंता को आधा कर देती है, और जब आप काम शुरू कर देते हैं तो बाकी चिंता भी खत्म हो जाती है। इसी तरह का एक तरीका वो प्रकाशक लियोन शिमकिन ने भी अपनाया था ना अपनी बैठकों में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मीटिंग का समय कम करने के लिए लोगों से 4 सवाल पूछना शुरू किया। समस्या क्या है, कारण क्या है, संभावित समाधान क्या क्या है, और आप कौन सा समाधान सुझाते हैं। इससे क्या हुआ? इससे लोग तैयारी करके आने लगे। मीटिंग का समय कहते हैं 1/3 रह गया और फैसले बेहतर होने लगे। मतलब चिंता को स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, ये तरीके यही दिखाते हैं कि चिंता अक्सर अस्पष्ट और धुंधली होती है। जब हम उसे साफ साफ परिभाषित करते हैं, उसके कारणों और समाधानों के बारे में सोचते हैं और फिर एक एक्शन प्लान बनाते हैं, तो चिंता की पकड़ ढीली पड़ जाती है। देखिए, डर अक्सर अज्ञानता से उपजता है। सही कहा। जब हम तथ्यों का सामना करते हैं तो चिंता कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं चिंता की आदत को तोड़ने की। कार्नेगी कहते हैं कि चिंता एक बुरी मानसिक आदत है और इसे तोड़ा जा सकता है। जी हाँ, इसका एक कारगर तरीका है खुद को व्यस्त रखना। बिल्कुल सही। कीप बिजी। विंस्टन चर्चिल का उदाहरण दिया जाता है। युद्ध के सबसे तनावपूर्ण दिनों में वो रोज 18 घंटे काम करते थे। 18 घंटे? हाँ, और उन्होंने कहा कि वो इतने व्यस्त थे कि उनके पास चिंता करने का वक्त ही नहीं था। वैज्ञानिक लुई पास्चर ने भी कहा था कि प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों में शांति मिलती है। जो शोध करने वाले लोग होते हैं वो शायद ही कभी नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने काम में इतने मग्न रहते हैं, इतने डूबे रहते हैं कि चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। चिंता अक्सर खाली दिमाग पर हमला करती है,
कहते हैं ना, प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं। हाँ। और अगर दिमाग सकारात्मक विचारों से नहीं भरा है तो नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता, डर, नफरत वो उसमें अपना घर बना लेती हैं। ओसा जॉनसन की कहानी भी कुछ ऐसी है। आई मैरिड एडवेंचर की लेखिका। हाँ, उनके पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। वो गहरे सदमे में थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को अपनी अधूरी किताब पूरी करने और लेक्चर देने के काम में झोंक दिया, और इसी व्यस्तता ने उन्हें उस गहरे दुख से उभरने में मदद की। एडमिरल बर्ड ने भी तो यही किया था। अंटार्कटिका में अकेले 5 महीने बिताए उन्होंने। अकेले? हाँ, बिल्कुल अकेले। लेकिन उन्होंने खुद को रोजमर्रा के कामों और वैज्ञानिक अवलोकनों में इतना व्यस्त रखा कि अपना मानसिक संतुलन बनाए रख पाए। तो व्यस्त रहना एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच है। बिल्कुल, ये हमें अपनी परेशानियों से ध्यान हटाने में मदद करता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो किताब बताती है, छोटी छोटी बातों पर अपनी शांति भंग ना होने देना। अच्छा, मतलब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। हाँ बिल्कुल वही। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अक्सर हम बड़ी मुश्किलों से ज्यादा छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं। जैसे ट्रैफिक जाम में फंस गए, या किसी ने कुछ कह दिया, या घर में कोई मामूली सी चीज खराब हो गई। किताब कहती है कि जीवन इतना छोटा है कि उसे ऐसी तुच्छ बातों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। एडमिरल बर्ड ने भी यही देखा था। उनके साथी जो ध्रुवीय अभियान पर थे वो बड़ी कठिनाइयों से नहीं बल्कि आपस की छोटी मोटी बातों पर ज्यादा झगड़ते थे। छोटी छोटी शिकायतें, नुक्ताचीनी। जज सबथ और डिस्ट्रिक्ट अटर्नी होगन जैसे लोगों ने भी कहा है कि ज्यादातर जो वैवाहिक कलह होते हैं या छोटे मोटे अपराध होते हैं वो अक्सर छोटी छोटी बातों से ही शुरू होते हैं। तो हल क्या है? हल है पर्सपेक्टिव बदलना, नजरिए का खेल है। ये सोचना कि क्या ये बात वाकई इतनी बड़ी है कि मैं अपनी शांति इसके लिए भंग करूं। एलेनोर रूजवेल्ट ने एक बार खराब खाने पर कई दिन चिंता की, फिर उन्होंने तय किया कि ये बेवकूफ़ी है। हाँ, ये सीखना पड़ता है। बिल्कुल। और एक और शक्तिशाली तरीका है, जो होना तय है या जो हो चुका है उसे स्वीकार करना सीखें। कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। अनिवार्य के साथ सहयोग। हाँ, विलियम जेम्स ने कहा था, जो हो चुका है उसे स्वीकार करना किसी भी दुर्भाग्य के परिणामों पर काबू पाने का पहला कदम है। जब हम उस चीज से लड़ते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, तो हम सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं और खुद को और दुखी करते हैं। जैसे बूथ टांकिंगटन, वो मशहूर लेखक थे। हाँ। बुढ़ापे में अंधे हो गए। हाँ। वो चाहते तो कड़वाहट में डूब सकते थे, पूरी जिंदगी शिकायत कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं एक बूढ़ा अंधा आदमी हूं, मैं इससे लड़ नहीं सकता। लगता है ईश्वर ने मुझे अपने मन में जीने के लिए चुना है। वाह। मार्गरेट फुलर ने कहा था, मैं ब्रह्मांड को स्वीकार करती हूँ। यही बात वो मशहूर सेरेनिटी प्रेयर में भी कही गई है ना? हाँ, बिल्कुल। ईश्वर मुझे शांति दे कि मैं उन चीजों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। साहस दे कि उन चीजों को बदल सकूं जिन्हें मैं बदल सकता हूं। और बुद्धि दे कि मैं इन दोनों के बीच का अंतर जान सकूं। जो बदला नहीं जा सकता उसके साथ सहयोग करना ही समझदारी है। इससे लड़ने में जो ऊर्जा बर्बाद होती है वो बचती है। और फिर हम उस ऊर्जा को उन चीजों पर लगा सकते हैं जिन्हें हम वाकई बदल सकते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और नुस्खा है किताब में, अपनी चिंताओं पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना। स्टॉप लॉस? ये तो शेयर बाजार का शब्द है। हाँ, वहीं से लिया गया है। जैसे शेयर बाजार में निवेशक तय करते हैं कि वो किसी शेयर में कितना अधिकतम नुकसान उठाने को तैयार है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसे जीवन पर कैसे लागू करें? इसका मतलब है ये तय करना कि कोई चीज, कोई परेशानी कितनी चिंता के लायक है। क्या वो वाकई इतनी कीमती है कि हम उसके लिए अपनी शांति, अपनी नींद, अपनी सेहत कुर्बान कर दे? ये तो सोचना पड़ेगा। हेनरी थोरो ने कहा था कि किसी चीज की कीमत वो जीवन है जो हमें उसके बदले में देना पड़ता है, चाहे वो समय हो, ऊर्जा हो या शांति। हाँ। तो हमें हर चिंता के लिए खुद से पूछना चाहिए, क्या ये इसके लायक है? क्या इस पर और चिंता करना फायदेमंद है? एक सीमा तय करनी होगी। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि उनके पास झगड़ों में आधा जीवन बर्बाद करने का समय नहीं है। सही बात है। गिलबर्ट और सुलिवन की कहानी भी है ना उसमें, जिन्होंने एक कालीन की कीमत पर झगड़कर अपनी दोस्ती और शांति दोनों बर्बाद कर दी। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि हम अक्सर कीमत का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। तो अपनी चिंताओं की एक लिमिट तय करें, स्टॉप लॉस लगाएं। और एक और मजेदार नुस्खा है, आरा चलाते रहने की कोशिश न करें। मतलब डोंट ट्राई टू सॉ सॉडस्ट। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मुहावरा है।
इसका मतलब है जो बीत गया, जो लकड़ी कट चुकी है, उसे दोबारा काटने की कोशिश मत करो। यानी अतीत की गलतियों पर या जो हो चुका है उस पर रोते मत रहो। लेकिन गलतियों से सीखना तो चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। कार्नेगी कहते हैं कि अतीत की गलतियों का शांति से विश्लेषण करें, उनसे सबक सीखें और फिर उन्हें भूल जाएं। उन्हें लेकर महीनों या सालों तक चिंता करना बेवकूफ़ी है। वो अपनी खुद की एक व्यावसायिक गलती का उदाहरण देते हैं जिस पर वो महीनों चिंता करते रहे लेकिन सबक नहीं सीखा। मिस्टर ब्रैंडवाइन का भी एक उदाहरण था ना, जिन्होंने कहा था गिरे हुए दूध पर रोना नहीं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सबक। ये जो पुराने मुहावरे हैं ना, जैसे पुल आने से पहले उसे पार मत करो या गिरे हुए दूध पर रोना नहीं, इनमें सदियों का ज्ञान छिपा है। उमर खयाम की वो मूविंग फिंगर वाली कविता का सार भी तो यही है कि जो लिख गया सो लिख गया, अतीत को बदला नहीं जा सकता। तो ये सारे तरीके हुए चिंता को प्रबंधित करने के, उसे कम करने के। लेकिन कार्नेगी ये भी कहते हैं कि सिर्फ चिंता रोकना काफी नहीं है, हमें एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण भी विकसित करना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। Our thoughts make us what we are. एकदम सही। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हमारा जीवन वैसा ही बनता है जैसे हमारे विचार उसे बनाते हैं। राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा, एक आदमी वही है जो वो दिन भर सोचता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर हम लगातार डर, चिंता, शक और नकारात्मकता के बारे में सोचेंगे तो हमारा जीवन वैसा ही निराशाजनक बन जाएगा। लेकिन अगर हम जानबूझकर शांति, साहस, स्वास्थ्य और आशा के विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में जाएगा। हमारी मानसिक स्थिति ही हमारा भाग्य तय करती है। क्या ये वाकई इतना सीधा है? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। किताब में मैरी बेकर एडी, फ्रैंक जे वाले, जॉन ब्राउन, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट जैसे कई लोगों के उदाहरण हैं। ये दिखाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां उतनी मायने नहीं रखती जितना हमारा आंतरिक दृष्टिकोण रखता है। विचारों में बहुत शक्ति है। और सकारात्मक सोचने का एक प्रैक्टिकल तरीका क्या है? एक तरीका है खुश मिजाज होने का अभिनय करना, भले ही आप अंदर से वैसा महसूस ना कर रहे हो। एक्टिंग करना। हाँ, एक तरह से विलियम जेम्स की सलाह थी, खुश मिजाज दिखने के लिए खुश मिजाज ढंग से बैठें और ऐसे बोलें जैसे खुशी पहले से ही मौजूद है। इसे एक्ट एज इफ का सिद्धांत कहते हैं। इससे क्या होता है? जब हम मुस्कुराते हैं, सीधे बैठते हैं, उत्साह दिखाते हैं तो हमारे शरीर और मन पर इसका असर पड़ता है। फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे वो अभिनय हकीकत बन सकता है। शारीरिक रूप से उदास या चिंतित रहते हुए खुश मिजाज व्यवहार करना मुश्किल है, तो व्यवहार बदलने से भावनाएं भी बदल सकती हैं। H.J. एंगलेट का उदाहरण है, जिन्होंने गंभीर बीमारी के बावजूद खुश मिजाज रहने का अभिनय करके अपनी जान बचाई। अच्छा, और सकारात्मक दृष्टिकोण का एक और पहलू है बदला लेने की इच्छा से मुक्त होना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो गुस्सा आना, बदला लेने का ख्याल आना स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन किताब कहती है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारा अपना होता है। हम खुद को ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। कैसे? बदला लेने की भावना, वो नफरत, वो गुस्सा हमें अंदर ही अंदर जलाता रहता है। हम अपनी नींद खराब करते हैं, अपनी सेहत बिगाड़ते हैं, अपनी खुशी छीन लेते हैं। आइजनहावर ने कहा था कि वो उन लोगों के बारे में सोचकर 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते जिन्हें वो पसंद नहीं करते। कन्फ्यूशियस ने कहा था, बदला लेने निकलो तो 2 कब्रें खोदना, एक दुश्मन के लिए और एक अपने लिए। क्लेरेंस डेरो ने कहा था कि सब कुछ जानना सब कुछ समझना है और समझने के बाद निंदा या फैसले के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो क्या करें? दुश्मनों पर दया करें? हाँ, शायद, या कम से कम उनके बारे में सोचना बंद कर दें। ईश्वर का शुक्र मनाएं कि हम उनके तरह नहीं हैं। माफ करना सीखें, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपनी शांति के लिए भी। और इसी तरह लोगों से कृतज्ञता या एहसानमंदी की उम्मीद भी ना रखें। बिल्कुल, ये उम्मीद अक्सर निराशा ही देती है। कृतज्ञता, एहसानमंदी एक सीखा हुआ गुण है, ये स्वाभाविक रूप से नहीं आता। अच्छा। हाँ, यीशु ने 10 कोढ़ियों को ठीक किया था, याद है? सिर्फ एक वापस आया धन्यवाद देने। सैमुअल लीबोविट्स ने 78 लोगों को मौत की सजा से बचाया। कहते हैं किसी ने उन्हें धन्यवाद का कार्ड तक नहीं भेजा। अरे, तो अगर हम सिर्फ धन्यवाद पाने के लिए अच्छा करेंगे तो हमें बहुत चोट पहुंचेगी, बहुत निराशा होगी। बेहतर है कि हम देने के आनंद के लिए दें। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कृतज्ञ बने तो हमें खुद
उनके सामने कृतज्ञता का उदाहरण पेश करना होगा। तो कृतज्ञता की उम्मीद रखने के बजाय हमें अपनी नियामतें गिननी चाहिए, अपनी मुसीबतें नहीं। हाँ, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। वो पुरानी कहावत है ना, मुझे दुख था कि मेरे पास जूते नहीं हैं जब तक मैंने सड़क पर बिना पैरों वाले आदमी को नहीं देखा। जी। ये बहुत शक्तिशाली नजरिया है। एडी रिकनबैकर, जो पहले विश्व युद्ध के हीरो थे, दूसरे विश्व युद्ध में प्रशांत महासागर में 21 दिन तक एक नाव पर फंसे रहे थे। हाँ, मैंने पढ़ा है। उस अनुभव के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पीने को पानी और खाने को कुछ है तो आपको कभी किसी और चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी मुश्किलों के बजाय उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है, हमारा स्वास्थ्य, हमारे दोस्त, हमारी छोटी छोटी खुशियां, तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। ल्यूसिल ब्लेक की कहानी भी थी ना इसमें, जी। जिन्हें दिल की बीमारी के बाद बिस्तर पर रहना पड़ा। हाँ, उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी नियामतें गिनना शुरू किया और उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा था, हर घटना के अच्छे पहलू को देखने की आदत साल में 1000 पाउंड से ज्यादा कीमती है। ये बहुत गहरी बात है और शायद सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक जो किताब में है वो है खुद को खोजना और खुद बनना। फाइंड योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एमर्सन ने कहा था, नकल करना आत्महत्या है। एनवी इज इग्नोरेंस, इमिटेशन इज सुसाइड। हम सब अनोखे हैं, हमारी अपनी ताकतें हैं, अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन हम अक्सर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, और यही हमें दुखी करता है। एडिथ एल्रेट की कहानी है किताब में, जो दूसरों की नकल करने की कोशिश में परेशान रहती थी जब तक उन्होंने खुद को स्वीकार नहीं किया। विल रॉजर्स तब तक सफल नहीं हुए जब तक उन्होंने दूसरों की नकल छोड़कर अपना देसी काउबॉय वाला अंदाज नहीं अपनाया। मैरी मार्गरेट मैकब्राइड, जीन ऑट्री, ये सब तब सफल हुए जब उन्होंने अपनी असलियत को अपनाया। तो संदेश यह है कि जैसे भी हैं खुद बने। हाँ, बिल्कुल। अपनी कमियों के बावजूद खुद बने, अपनी अनोखी पहचान को संवारें। दुनिया को आपकी जरूरत है, किसी और की कॉपी की नहीं। और जब जिंदगी मुश्किलें फेंके, जिन्हें कार्नेगी नींबू कहते हैं, हाँ, लेमन्स, तो उनका नींबू पानी बनाना सीखें। टर्न लेमन्स इनटू लेमनेड। बिल्कुल। अपनी मुश्किलों को, अपने नुकसानों को अवसर में बदलें। हैरी एमरसन फॉस्डिक में कहा था, खुशी ज्यादातर आनंद नहीं है, ये ज्यादातर जीत है, और ये जीत अक्सर मुश्किलों पर काबू पाने से मिलती है। वो फ्लोरिडा के किसान की कहानी है ना, जिसके खेत में बहुत सारे रैटल स्नेक थे। हाँ, उसने शिकायत करने के बजाय क्या किया, उसने एक सफल रैटल स्नेक फार्म खोल दिया, उनके जहर और खाल बेचकर पैसे कमाए। कमाल है। विलियम बॉलिथो ने कहा था, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात अपने लाभों को भुनाना नहीं है, वास्तव में महत्वपूर्ण बात है अपने नुकसानों से लाभ उठाना है। बेन फोर्टसन का उदाहरण हमने देखा, व्हीलचेयर पर होते हुए भी राजनीति में सफल हुए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि ये है कि हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। और एक आखिरी नुस्खा जो मुझे याद आ रहा है वो है दूसरों के बारे में सोचना। थिंक ऑफ अदर्स। हाँ, ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अल्फ्रेड एडलर, जो मशहूर मनोविज्ञानी थे, वो अपने मरीजों को सलाह देते थे कि हर दिन एक अच्छा काम करने की कोशिश करें। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, एक अच्छा काम वो है जो दूसरे के चेहरे पर खुशी की मुस्कान लाए। इससे चिंता कैसे कम होती है? जब हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की मदद करने में व्यस्त होते हैं, तो हम अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं, और अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचना ही अक्सर चिंता, डर और उदासी का मूल कारण होता है। अच्छा। दूसरों की सेवा करने से हमें एक उद्देश्य मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है जो हमारी अपनी परेशानियों को छोटा बना देती है। मिसेस विलियम टी मून का उदाहरण है, जिन्होंने अनाथों की मदद करके अपनी उदासी दूर की। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने आज में जीने की बात की, सबसे बुरे को स्वीकार करने की, व्यस्त रहने की, छोटी बातों को नजरअंदाज करने की, अनिवार्य से सहयोग करने की, स्टॉप लॉस लगाने की, आरा ना चलाने की, और फिर सकारात्मक सोचने की, खुद बनने की, नींबू का नींबू पानी बनाने की, और दूसरों के बारे में सोचने की। काफी कुछ है। हाँ, काफी कुछ है। निचोड़ ये है कि चिंता कोई ऐसी बाहरी शक्ति नहीं है जो हम पर हावी हो जाती है। ये ज्यादातर हमारी अपनी मानसिक आदत है, हमारे सोचने का एक तरीका है। और अच्छी बात यह है कि इन आदतों और तरीकों को बदला जा सकता है, ये हमारे नियंत्रण में है। कार्नेगी की किताब हमें यही व्यवहारिक औजार, यही टूल्स देती हैं।
अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए, अपने नजरिए को बदलने के लिए और एक ज्यादा शांत, ज्यादा खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए। ये सिद्धांत सुनने में तो सरल लगते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें लगातार लागू करना वही असली चुनौती है। ये एक सतत अभ्यास है ना? बिल्कुल, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। शायद आज सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि आज हमने जिन अनेक तरीकों पर बात की, उनमें से कौन सा एक तरीका ऐसा है जो उनकी मौजूदा स्थिति में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। हाँ, कोई एक चीज जिससे शुरुआत की जा सके। जी, और फिर उस एक तरीके को अपनी जिंदगी में उतारने का पहला छोटा सा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है, बस वहीं से शुरुआत करें। बिल्कुल, एक छोटा सा कदम। आज की इस गहरी और उपयोगी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।